अस्सलामुअलैकुम। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। तमाम तलबा तालिबात और उम्महात तलबा व तालिबात का गर्म जोश से खैर मक़दम है। आज हम इसलिए यहाँ जमा हुए हैं ताकि हम लोग ये समझ सकें कि हम किस तरह से करियर गाइडेंस करें, क्योंकि टीचिंग इज़ बाईपोलर प्रोसेस। दोनों तरफ से एफ़र्ट्स चाहिए। आपको स्टूडेंट्स को भी एफ़र्ट्स लेना है और टीचर को भी एफ़र्ट लेना है। ये नहीं कि टीचर्स मेहनत करते रहें और स्टूडेंट्स की तरफ से मेहनत ना हो, या हम दोनों मिलकर मेहनत करते रहें लेकिन वो सही डायरेक्शन में, सही सिमत में मेहनत ना हो। इसलिए क्योंकि सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन होता है, सबसे बड़ा जो योगदान है वो मदर्स का है टू क्रिएट और टू डेवलप द करियर। टू कैसे कहते हैं, मट्टी से जैसे गढ़ा बनाते हैं, ढालना, तो बच्चे को ढालने में सबसे बड़ा हाथ मदर्स का है। तो इसलिए आज हमने मदर्स कनेक्ट सेशन रखे और करियर गाइडेंस भी है, तो आप लोग अपने बच्चों को सही तरह से गाइड कर सके। टीचर जो काम ले रहे हैं उनसे उसको सही तरह से करवा कर भेज सके क्लास में। इसलिए हमने ये सेशन या प्रोग्राम रखा है। तो आज हमारे साथ रिजवाना खान मैम हैं, ये सर के आंटी भी हैं, और माशाल्लाह रियाद इंटरनेशनल स्कूल में 10 साल सर्विस की है, और सर की वालदा हैं जो कि 2 बहुत ही कामयाब, बल्कि 3 बहुत ही कामयाब बच्चों की वालदा हैं माशाल्लाह। सर आपके सामने मिसाल हैं, सर के भाई आपके सामने मिसाल है, सर की बहन हमारे सामने मिसाल है, और सर के जो खलेरे भाई हैं माशाल्लाह इस साल नीट बहुत ही अच्छे नंबरात से कामयाब कर अभी उनका MBBS फर्स्ट ईयर जलगांव गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उनका एडमिशन हुआ है माशाल्लाह। तो आज हमने उनको इसलिए बुलाया है कि हमको गाइड कर सकें कि आपने किस तरह से पढ़ाई करनी और मदर्स ने किस तरह से उनको गाइड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मुस्तफ़ा के लिए क्लैप करिए, स्कोरिंग हाईएस्ट मार्क्स। और उसके बाद सबसे पहले मतलब सेकंड हम लोग मदर्स के लिए क्लैप करते हैं कि वो अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, आए हैं वक्त निकाल कर। आप सोचिए कि आपको उतनी अहमियत देती है आपके मदर्स, आपकी पढ़ाई को उतनी अहमियत देती है मदर्स, इसलिए यहाँ पर आए। तो यू शुड बी थैंकफुल स्टूडेंट्स। अपने मदर्स को जाकर शुक्रिया ज़रूर कहिए घर पर कि आपने अपने वक्त में से, हाउस वाइफ्स को वक्त निकालना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल काम है कि 1 घंटा भी वो अपने वक्त में से निकाल कर यहाँ ज्वाइन हो सके, ठीक है। और ये आप लोग का ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट है। अब अगर आप यहाँ पर फिसल गए तो खुदा ना ख़ास्ता हमेशा के लिए फिसल जाएंगे, और जो यहाँ से आगे बढ़ गए तो इंशाल्लाह फिर सक्सेसफुल करियर है आपके लिए। तो मुस्तफ़ा को वेलकम करेंगे। अब हम मिसेस रिजवाना खान को इनवाइट करते हैं, कुछ वर्ड्स हमारे लिए गाइड करें मुस्तफ़ा खान के वालदा को। हमने तो कुछ ऐसी तैयारी नहीं करे। अस्सलाम वालेकुम। यानी हम तो कुछ ऐसे स्पीच लेकर नहीं आए, बस चंद बातें हैं थोड़ी वही बता दूँगी। पहला जो यानी अल्लाह ताला के नाम से, जिसने अल्लाह ताला ने इंसान को पहला जो लफ्ज़, जो वर्ड बोले थे वो था इक़रा, यानी पढ़ो। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो उस रब के नाम से जिसने इंसान को बनाया। एजुकेशन मस्ट, हर इंसान पे इल्म का हासिल करना फ़र्ज़ है।
मर्द हो या औरत, लड़की लड़का, को उसमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है। हर किसी पे इल्म का हासिल करना फ़र्ज़ है, अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किया है। जैसे आपके लिए नमाज फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, दीन का जानना फ़र्ज़ है, वैसे ही इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। बस यही, अगर आप यही भी सोच कर यही पर्पज़ रखें कि मेरे रब ने कहा है इल्म का जानना फ़र्ज़ है, दुनिया का, कायनात का, हर चीज़ का, ये जो हम फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल, इंजीनियरिंग, ये सब कुछ अल्लाह ताला के ही इल्म है और हमको वो हासिल करना है। ये हर लड़का लड़की ने अपने अंदर एक यानी मज़बूत अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हमको इल्म हासिल करना है हर चीज़ का। ऐसे नहीं कि भाई कोई दीन है तो दीन तक का तो है ही इल्म, हर चीज़ दीन की है, जो चीज़ अल्लाह ने दिया वो सब उसी की है और हमको उसका इल्म हासिल करना है। सारी दुनिया का इल्म उसी का है। यही अपना पर्पस रखना और यही अपना आगे का एम रखना सब में। और वो मदर्स, माँ की गोद पहली दरसगाह होती है। अल्लाह ताला यानी हमसे, माँओं से जो पहला रहेगा वही है औलाद की तरबियत। सवाल जो है, लोग कहते हैं दोज़ख में सबसे ज़्यादा तादाद औरतों की होंगी, तो बोले क्यों? सब कहते हैं नहीं, वो एक दूसरे के वो करते, ग़ीबत करते, झूठ नाशुक्रे होते। ये बाद में आएगा। पहला अल्लाह ताला ने औरत को क्या दिया है काम? औलाद की तरबियत। पहली दरसगाह है वो, क्योंकि वहीं से आगे नस्ल चलेगी। अगर तरबियत अच्छी होगी तो आगे सब सही हो। बच्चे यानी तुम स्टार्टिंग ही वहीं से है, वहीं से होती है तरबियत। तो हम पे यानी माँओं पे सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी क्या है? औलाद की तरबियत। तो बस वही अपने अंदर रखना है और हमने तो हमारे यानी अपने बच्चों को वही दिया है कि भाई तुम अपने आप से सीखो। हमारा उन पे ऐसा प्रेशर नहीं रहता कि ज़बरदस्ती करना है, ये पढ़ो ये पढ़। उनको ये एहसास दिलाना कि क्या सही है क्या गलत है, और सही गलत भी आप इनका उनका डर नहीं बताएंगे, सिर्फ अल्लाह ताला का। या बाबा नाराज़ हो जाएंगे, लोग क्या कहेंगे, ये क्या बोलेंगे, नहीं। आपको अल्लाह ताला के सामने क्या जवाब देना है। आपको पढ़ना है उसी के लिए, आगे बढ़ना है उसी के लिए। स्पेशली मैं बच्चियों को और बच्चों को बोल रही हूँ कि यानी किसी और का डर नहीं रखना। सभी ने सिर्फ डर किसका रखना है? जिस हमको वहाँ जवाब दे रहना है, बस यही रखना है। और तो बोलने के लिए बहुत बातें रहती, लेकिन मेन जो छोटी बातें हैं वो यही है कि भाई इल्म हासिल करना है, डर किसी और का नहीं रखना है, अदब अपनी जगह, सही गलत का एहसास करना है और आगे बढ़ना है। और हमने तो अपने बच्चों को ऐसे ही यही सिखाया है कि बस सही और गलत में तमीज़ रखो और सही का साथ दो। बाकी अब उनकी मेहनत है और उनकी क्या बोलेंगे हार्ड वर्क है। हम ज़बरदस्ती नहीं करते थे बच्चों को कि यानी पढ़ना ही है या पढ़ो। स्टार्टिंग में करते थे, लेकिन फिर बाद में एहसास हो गया कि बच्चे की ख़ुद की अपनी एक वो होती, हम उसको बाहर से कितना भी फोर्स करो, वो यानी ज़बरदस्ती का एजुकेशन नहीं होता। बच्चे के अंदर से वो होना चाहिए। कोई भी चीज़ का इंटरेस्ट हो उसको उस फील्ड में आगे करना चाहिए। हमारे मुस्तफ़ा को अल्हम्दुलिल्लाह यानी हमने कभी ज़बरदस्ती नहीं करे कि पढ़ो यही पढ़ो वही, वो अपने आप से पढ़ते स्टार्टिंग से। दूसरे उनके भाई उन्होंने इतना इंटरेस्ट यानी इंटेलिजेंट है लेकिन एकेडमिक्स में नहीं है, पढ़ाई में। हमने उनको भी छोड़े, वो हर दूसरे उसमें उन्होंने अपनी जगह है। बहन उनकी माशाल्लाह अच्छे पढ़ते, सब वही है। तो रहती हर किसी में थोड़ी बहुत कमियां वो, तो अब यानी हम पेरेंट्स ने भी थोड़ा सा बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। कुछ उनकी कमियां हैं तो कोई बात नहीं, बच्चे हैं और यानी हमारी ही होती है उसमें। हम औलाद को ब्लेम नहीं कर सकते, उनको बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि औलाद जो रहती है वो माँ बाप का आईना होती है। आप जैसे होंगे आपकी औलाद वैसे ही होगी, उसको दूसरे ऊपर से कोई कुछ नहीं कर सकते। पहले तो हमने ये समझ जाना, यानी हम जैसे हैं
हमारा ही आईना हमारी औलाद होती है। यानी अब आप चाहते कि आपके बच्चे अच्छे हो तो पहले आपको अपने आप को वैसे बनना पड़ेगा। आप जो चाहते हैं अपनी औलाद को बनाना, पहले खुद बनना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात लड़कियों के लिए, हिम्मत, कॉन्फिडेंस, यानी डरना नहीं। और ये बिला वजह का डर नहीं रखना। सही है तो एकदम सही है, तो अपने में उतना वो रखना चाहिए। नहीं, वैसे भी आ रही मेरी आवाज़ है ना, तो वही बोल रही मैं, कॉन्फिडेंस और डर नहीं रखना। और ये सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस ऑन अल्लाह। यानी हर चीज़ अल्लाह ताला के हाथ में है, हर चीज़ का करने वाला वो है, हर चीज़ वो करेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं, उससे तकब्बुर आता है इंसान में। कॉन्फिडेंस अल्लाह पे रखना, पूरा यकीन, पूरा भरोसा कि बस जो भी है वही करेंगे, और मेहनत अपनी, यही सोचना बच्चे बच्चियों ने। बस और कुछ बोलना है वही ना, बोलने के लिए तो आओ, लेकिन अभी हम प्रिपेयर करके नहीं आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ वही ना, आगे आने वाले बच्चों के लिए नए ख्वाहिशात। अब मुस्तफ़ा ख़ान, जो कि अब MBBS फर्स्ट ईयर माशाल्लाह डॉक्टर कहलाएंगे, आपके गाइडेंस के लिए फ्यू वर्ड्स। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ान है। मैं इस साल नीट क्वालिफाई करा विद 593 मार्क्स एंड GMC जलगांव में मेरा एडमिशन हुआ। इसी साल मैंने 12th का भी बोर्ड्स दिया था एंड साथ में नीट दिया और 593 मार्क्स से GMC जलगांव में एडमिशन हुआ एंड आगे पढ़ाई होगी इंशाअल्लाह। सो अगर मैं आप लोग को थोड़ी गाइडेंस दूँ, अब आप लोग भी बोर्ड्स देंगे 10th का 12th का, तो मैं 10th का तो नहीं बोलूँगा ज़्यादा बोर्ड्स का, क्योंकि मेरी बैच 2020 टू 2021 की थी, तो जो कोविड लॉकडाउन में गई थी, तो हमको 10th फ्री में पास हो गया था हमारा। पर अगर ट्वेल्थ का बोर्ड्स की बात करें तो मैंने नीट पे ज़्यादा ध्यान दिया था, बोर्ड्स पे ज़्यादा नहीं दिया था। बट मैंने एक थी कि मैंने PCMB लिया था, मैथ्स भी ले लिया था बायो के साथ, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम में था। तो इट लाइक बहुत सारे बच्चों का ये रहता कि अब नीट दे रहे तो मैथ्स यूज़ में नहीं रहता ज़्यादा, बट फिर भी अब मैथ्स सबसे हार्डेस्ट सब्जेक्ट रहता 12th का। सो उसकी वजह से प्रॉब्लम आती बाद में। लोग एक साल से मैथ्स पढ़ना स्टार्ट कर देते, उससे उनकी नीट में फॉल्ट हो जाता, उसमें प्रॉब्लम आ जाता। बट मैंने 1 महीने पहले ही स्टार्ट किया था, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया जैसा भी होना था। मेहनत करके बार बार प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देख देख के कि एक बार बस एक दिन के लिए याद करना था वो चीज़, कि भाई एक दिन याद रखेंगे, फॉर्मूलाज डालेंगे, आंसर लिखेंगे और आ जाएंगे, फिर उसके बाद भूल जाओ, हमेशा ज़िंदगी के लिए मैथ्स यूज़ में नहीं आने वाला। वैसा था, वैसे करके गए थे। अभी भी लाइक मेरे मैथ्स में इस साल 74 आए थे आउट ऑफ 100। इतना अच्छा मार्क्स नहीं था, बट लाइक मेरे को ऐसा सेटिस्फाई था कि मैं 1 महीने की जितने की भी दी मैंने टाइम में उसको दिया, विदाउट एनी ट्यूशन क्लासेस के, बस यूट्यूब से जो भी मिल रहा मटेरियल वो करके, तो मैं सेटिस्फाई था। और अब मतलब इतने मार्क्स आने के बाद भी आज में कुछ भी याद नहीं उसका मैथ्स। बट एनीवे ये मेरा 12th का एक्सपीरियंस था कि मतलब बोर्ड्स में ज़्यादा आप लोग को इतनी तकलीफ़ लेने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होगा ये वो। इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ये तो सब्जेक्ट्स मैंने आज तक मतलब 2 साल में मेरे 11th 12th में कभी उठा के भी नहीं देखा था बुक्स। 11th तो आज़ाद कॉलेज में पास कर लिए थे कैसा ना कैसा, और 12th में भी ये 3 सब्जेक्ट्स को हाथ में लगाए थे। PCB नीट में बहुत इंपॉर्टेंट रहता, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, वो पढ़ते थे तो वो ईजी था। वो बोर्ड के कंपैरिजन में ये तो बहुत हार्ड था। ये नीट का पेपर तो बोर्ड के कंपैरिजन कुछ भी नहीं कर रहता। बट एनीवे वो हाथ भी नहीं लगाए थे, पर फिर भी कैसा ना कैसा हो गया था। तो आप लोग को उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि पेपर्स कैसे होंगे या पास हो सकते या नहीं। लाइक खुद पे कॉन्फिडेंस रखें और मेहनत करें तो इंशाल्लाह आप लोग का भी हो जाएंगे। अगर आप लोग को अगर कुछ है कोई क्वेश्चंस
रिलेटेड नीट के या बोर्ड्स के, तो आप पूछ या मेरा ऐसा कोई फिक्स्ड शेड्यूल नहीं था, टाइम टेबल। लाइक एंड तक भी पेरेंट्स ने बोला था टाइम टेबल्स बना लो। मेरा ऐसा था कि जब मेरे को लगता था कि मैं नहीं कुछ आ रहा या कुछ नहीं जम रहा या नहीं है मेरे को नॉलेज वो चीज़ की, तो मैं पढ़ता था। मैं खुद को झूठ नहीं बोलता था कि अरे भाई ये चैप्टर मालूम मेरे को कि मैं नहीं कर सकता, पर फिर भी मैं बोल रहा नहीं नहीं हो जाएगा, कैसे नहीं नहीं, अगर नहीं आता तो मैं करूँगा, आ रहा तो आ रहा, फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वैसा था। नो लाइक फिक्स्ड आवर्स नहीं थे कोई। जी आता था, वही तो बोल रहा हूँ ना, मैं बहुत आता था पहले पहले कि उसके साथ साथ ट्वेल्थ का तो टेंशन रहता था, साथ में मेरे को सबसे ज़्यादा टेंशन मैथ्स का रहता था कि मैथ्स मैंने 2 साल से पढ़ा नहीं, मेरे को कुछ नहीं आता मैथ्स का। पर वो लाइक एंड में आपको 1 महीना जो रहता है वो नीट से पहले सॉरी बोर्ड से पहले का, तो उसमें मैंने नीट का थोड़ा प्रिपरेशन साइड में रख दिया था। मैथ्स और ये जो थोड़े लैंग्वेजेस थे वो तो 1-2 दिन, लैंग्वेजेस इतनी कुछ हार्ड नहीं रहती, बस आपको अगर आती तो हो जाता। बट मैथ्स का मैंने 3-4 हफ्ते, जो 1 महीना पहले से मैंने वीडियोस, जो लाइव सेशंस रहते हैं यूट्यूब पे, तो आजकल तो हर टाइप का मटेरियल मिल रहा है, सब फ्री में प्रोवाइड कर दे रहे, क्योंकि उन लोग को व्यूज़ मिलते, वो लोग उससे कमाते और आपका भी फ़ायदा हो जाता फ्री में, तो वैसे ही करता था। नहीं नहीं, नीट की लगाए थे, ट्वेल्थ बोर्ड्स के लिए नहीं, नहीं मैथ्स के लिए कुछ नहीं, गए थे किसी से बात करने, उन्होंने बोले इतना इतना 2 घंटे 3 घंटे, अब वो हमारे दिमाग पे आ गया भाई 2 घंटे 3 घंटे इसको देंगे, तुम नीट के लिए क्या करेंगे, इतना कहाँ ज़रूरी है। बोले नहीं यार, एंड में खुद से ही कर लेंगे, हो जाता, खुद से करे, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया वैसा। फिजिक्स की स्ट्रैटेजी हम मैं से बोलूँगा, बहुत न्यूमेरिकल्स पहले पहले बहुत सॉल्व करता था, क्वेश्चंस बुक से, अलग अलग बुक से, मॉड्यूल से, जो अपनी भी कुछ क्लास के नहीं, दूसरे क्लासेस बड़े आकाश एलन उनके भी तक लेके सॉल्व। पर एंड में मालूम पड़ा कि नीट में थोड़े थियोरेटिकल आते क्वेश्चंस, तो मैंने थोड़ा थियोरी पे फोकस करना स्टार्ट करा। एनसीईआरटी जो सीबीएसई बेस्ड बुक है वो पढ़ना स्टार्ट करा, उस पर उसकी मतलब मैंने ख़रीदा नहीं था बुक, बट ऐप फ्री में मिलता था, तो वो डाउनलोड करके उस पर पढ़ता था, तो उससे फिजिक्स हो जाता। PYQs रहते, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो सबसे इंपॉर्टेंट रहते, क्योंकि पिछले साल से अलग नहीं आएगा इस साल, मतलब क्वेश्चंस अलग अलग आएंगे, बट जो टॉपिक्स रहेंगे, जो वे रहेगा पूछने का, वो सेम ही रहता पूरे साल, वो पैटर्न हमने देखा था। और इस साल तो कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो लिटरल कॉपी थे पिछले साल, कुछ 10-12 साल पहले, तो वो हेल्प हुई थी, तो फिजिक्स का वो था स्ट्रैटेजी। हाँ टेंथ, नहीं नहीं नहीं, मैं MBBS का तो हम नीट मेरे को पता भी नहीं था टेंथ में क्या रहता बोल के, मेरे को लगता था कि ट्वेल्थ के परसेंटेज बेस पे आपको MBBS में एडमिशन मिलता, बट वो गलत हो गया था। 11th में जब पहुँचे थे तब मालूम पड़ा था कि MBBS के लिए भी एक नीट रहता, उसके में भी अलग अलग कॉलेजेस में एडमिशन मिलता उसके थ्रू, तो वो बाद में मालूम पड़ा 11th में। 10th में तो मेरा ऐसा था नहीं कि MBBS ही करना है, अलग अलग करियर थे ऑप्शंस। साइंस में इंटरेस्ट था, तो उसमें कि भाई आगे जाके बायोलॉजी रिसर्चिंग करेंगे या जूलॉजिस्ट करेंगे या ऐसा, MBBS इतना वो नहीं था। बट बाद में मतलब एक पेरेंट्स का भी एक था कि एक बच्चा अगर ऐसा फोर्सफुली नहीं, बट अगर एक बच्चा हमारा MBBS कर लिया तो बहुत अच्छा रहे। हाँ, तो पेरेंट्स की ख्वाहिश थी, तो उसके लिए भी था, खुद का भी था कि हाँ भाई मतलब MBBS ही अच्छा दिख रहा है, वो कर लेंगे, तो 11th में तब से पढ़ाई करना स्टार्ट कर, 11th की क्लासेस लगा के पढ़ाई करना स्टार्ट कर। जी नहीं, अच्छा रट्टा मारना, मेमोराइज करना नहीं, नहीं मतलब अब आप अगर बोर्ड्स की भी बात करेंगे तो बोर्ड्स में सच बोले तो इतना नहीं रहता कि आप क्या क्या लिख रहे हैं, इट्स मोर अबाउट साइज कि कितना लिख रहा है और कितना अच्छा। हाँ मतलब, हाँ हाँ मतलब मैं बुक पढ़ता था, आई स्टडीड द बुक,
और उसको पैसेज पढ़ लेते थे, उसमें से जो अंडरस्टैंडिंग हुई कि ये है, तो वो अपने ही वर्ड्स, अपनी ही लैंग्वेज, अपने ही जो अंडरस्टैंडिंग में लिखते थे। कब हाँ हाँ, कभी नहीं मेमोराइज, कभी रट्टा मार के। वो पहले था 8th 9th में कि भाई जो बुक में है वही होना मैम को, पर नहीं, वो अपनी ही लैंग्वेज में लिखे तो मोर देन एक्सेप्टेबल रहता। आप अपने लैंग्वेज में और अच्छा लिख सकते। उनको खुद समझ में आ जाता है कि भाई कि कौन किसने रट्टा मार के लिखा और किसने खुद की अंडरस्टैंडिंग करके लिखे, तो वो लोग को और इम्प्रेस होता। जी। मुस्तफ़ा, जैसा कि आप अभी एमबीबीएस नीट क्रैक कर चुके हैं, करेक्ट? तो आप सोच सकते थे कि आपको सिविल सर्विस में जाना है, जैसा कि एमपीएससी यूपीएससी, तो आपने वहाँ पे क्यों नहीं सोचा? एमपीएससी यूपीएससी तो बहुत बड़ी पोस्ट हो जाते हो, एंड 21 ईयर्स के बाद ही आप दे सकते हो एग्ज़ाम, और साथ साथ थोड़ा सिविल मैटर्स, सोशल मैटर्स में चल जाते। मेरा इतना इंटरेस्ट भी नहीं है, पर प्रॉबली वो, इट्स नॉट कि आप नहीं दे सकते, क्या मालूम एमबीबीएस के बाद भी दे दूंगा ऐसा रहता। आपको कोई ग्रेजुएशन लगती, कोई डिग्री लगती, पीएचडी लगती, या कोई इंजीनियरिंग करके करते, कोई एमबीबीएस भी करके करते, तो वो उसके लिए बहुत आगे बहुत रहता टाइम, और वो ज़्यादातर लोग 30-25 ईयर्स प्लस में जाके ही करते। तो उसके बाद इंशाल्लाह देखेंगे क्या है, ऐसा कुछ इंटरेस्ट नहीं है अभी। आपका 10th का मतलब स्कूल स्टडीज और कॉलेज मतलब कितना बेनिफिशियल था आपको आपके स्कूल के कंसेप्ट? अच्छा, स्कूल के, हाँ, तो मैंने 7th से 10th मैंने एमजीएम में पढ़ाई की थी, तो इट वाज एन अमेजिंग स्कूल। वो इंस्टीट्यूशन भी बहुत अच्छा था, वो पढ़ाते थे अच्छे से, तो स्पून फेड नहीं होता तो कुछ भी, बट इट वाज गुड। तो वो बहुत हेल्प हुआ 11th 12th में कुछ। अब सीबीएसई था तो थोड़ा स्टेट बोर्ड में जाने के बाद थोड़ा बहुत ईजी होता था, क्योंकि सीबीएसई का लेवल थोड़ा हाई रहता है स्टेट बोर्ड पे से, बट इतना भी नहीं, बट हेल्प थी बहुत अच्छी उससे। 11th 10th यूज़ आती है 11th 12th में। आपका बेसिक फाउंडेशन वही रहता, आपको बार बार 11th 12th में वही 10th के कॉन्सेप्ट को ही नहीं पढ़ाते बैठता। फिजिक्स में भी अलग अलग टॉपिक्स रहते हैं, काइनेमेटिक्स, ये वो, उस पर आपको 10th 9th 10th में जो अच्छे खासा बताया जाता है उसके बेसिक्स, तो वो 11th 12th में वही यूज़ होता। तो आपको कोई 11th 12th में फिर से नहीं बताते बैठा 10th और 9th का सिलेबस में, तो वो बहुत बड़ा हो जाएंगे, तो वो 9th 10th इंपॉर्टेंट रहता है 11th 12th। नहीं, मैं डेली हर सब्जेक्ट को नहीं पढ़ता था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लोड हो जाता था। लाइक वन वन डे वन वन सब्जेक्ट पर डे, ऐसा कुछ था। कभी कभार एक दिन में नहीं होती थी स्टडी, कोई ऐसा रहता था कि कोई स्टडी नहीं होती थी एक दिन, बट वो चलता कभी कभार। आप लोग को भी थोड़ा टेंशन लोड हटाना पड़ता सर पे से। आप अगर अच्छे से अच्छा भी पढ़ लिए और टेंशन ले लिए, मतलब लोग 4 साल 5 साल से पढ़ते, वो टेंशन आने के बाद जब पेपर सामने आता तो फॉल्ट कर जाते, कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता, माइंड घूम जाता, तो वो हटाने के लिए कभी नहीं पढ़ते थे। और पर डे नहीं, एक एक सब्जेक्ट, कभी कभार कभी दो हो जाते थे। कभी ऐसा होता कि भाई तीनों सब्जेक्ट का ये टॉपिक्स नहीं मालूम, तो तीनों भी पढ़ लेते थे, ऐसा फिक्स नहीं था कोई कि हर सब्जेक्ट ये। डे जो पढ़ाते थे सर, वो तो बैठ के बात, मतलब अब आपके अगर अच्छा सोशल ग्रुप है तो वो लोग भी पढ़ाई की भी बात करेंगे, तो उनके बाद अब सर का लेक्चर हुआ, उनके साथ बैठ के वही लेक्चर पे अलग अलग बात की, अरे भाई ये क्या पढ़ा है, ये क्या बोले, वो कैसे समझा, ये कैसा होता, वो हेल्प हो जाती थी। तो वो बोल सकते हो थोड़ा बहुत रिविजन के जैसा। और जब हमारा सिलेबस ख़त्म हो गया था, खुद से कर लिया था, जो इंस्टीट्यूशन ने करा लिया था, तो उसके बाद कुछ नहीं, बस बुक्स जो भी बेस्ड बुक्स थे, वो सीबीएसई बेस्ड बुक्स वो लेते थे और चैप्टर्स पढ़ते बैठते थे, जो जो नहीं याद है। माइंड मैपिंग हमारे सर बोलते थे बहुत अच्छी चीज़ है वो, उनका बहुत अच्छा कि आपको कुछ पढ़ लिए, आप फिर वो चैप्टर में से क्वेश्चंस खुद के लिए बनाओ कि ये चीज़ याद है क्या, ये चीज़ क्या बोलती थी, ये वो। अगर आपको नहीं, खुद को ही आंसर करना नहीं आ रहा, तो वो वापस पढ़ो वो चैप्टर, तो वो बहुत अच्छा हेल्प। तो वैसा कर सकते हैं आप, माइंड मैपिंग। उनका रवैया स्कूल में, या स्कूल में तो थोड़ी मस्ती चलती रहती थी, तो होता था, वो लोग गुस्सा होते थे, बट स्कूल में तो इतना कुछ वो नहीं रहता क्या। बॉय अब
हम थे, हम लड़के भी थे, हम करते थे शरारत, पर उनका भी मालूम था कि वो लोग को भी कि चलते रहता कभी, पर इतना भी नहीं कि उनको उनको पूरा दिमाग ख़राब कर देते। थोड़ा बहुत उनको भी स्माइल समझ में आ जाता कि बच्चे ही थे वो। 11th-12th में बोले तो 11th-12th में थोड़ा सीरियस, और कॉलेज तो अटेंड ज़्यादा नहीं कर पाते थे क्योंकि यहाँ पे ट्यूशन थी। पर जो कोचिंग के सर्स थे उनके साथ अच्छा रिलेशन बना लिए थे कि तुम उनके क्वेश्चंस आंसर करेंगे, तुम उनसे बात करेंगे तो वो लोग को भी मालूम पड़ता है, अरे भाई ये बच्चा ध्यान दे रहा मेरी क्लास में, अब ये बच्चा अगर ध्यान दे रहा मेरी क्लास में तो मैं इसको प्रिफर करूँगा पढ़ाना। तो अगर आप उनको आंसर करें, उनको अटेंशन दिए, तो वो लोग भी बाद में आप जब अगर कोई डाउट लेके आए तो वो लोग सबसे पहले आपको प्रिफर करते कि आपको पहले आंसर बता दें। आप अगर उनके टाइम पे अच्छे से टेस्ट अच्छे से दिया, उनका अच्छे से मार्क्स दिया, तो वो लोग को उम्मीद आती है और वो लोग बोलते हैं हाँ भाई ये बच्चा तो बता रहा ना, चलो इसको आगे बढ़ाएंगे। मॉड्यूल्स पढ़े थे थोड़े बहुत पहले, बट वो इतना यूज़ नहीं आया जितना एनसीईआरटी यूज़ आई थी। मॉड्यूल्स तो पढ़ एनसीईआरटी इनफ नहीं रहती, थोड़ा बहुत आपको जितना आप पढ़ते ना उसका सिर्फ मैं बोलता 60 या 70% आपको याद रहता। तो आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उस एनसीईआरटी का 60-70 रहेगा आपको याद। तो मैं वो एनसीईआरटी पढ़ता था कभी कभार, और बाहर से जो मटेरियल्स रहते थे वो भी लेता था, ताकि वो भी भूल गया तो कम से कम एनसीईआरटी का याद रहना, क्योंकि एनसीईआरटी थोड़ी बेसिक बन जाती थी। अगर आप थोड़ा अबव का हायर पकड़ लिए तो बेसिक्स थोड़े इजी हो जाते, तो वो वैसे सोचता था। बायो में नोट्स बनाते थे, लिखना पड़ता था बायो में कि याद रहे बोल के बार बार, क्योंकि बायो बहुत लेंदी और मेमोराइजेबल के ऊपर है वो। तो उस पर आपको लिख लिख के, अब थोड़े स्पेलिंग मिस्टेक भी हो गए तो आपको आंसर्स गलत दे देते थे, तो उसकी भी वो लिख लिख के आपको सही करना पड़ता था। नोट्स बनाते थे, और नोट्स मिलते भी थे ऑनलाइन अलग अलग जगह से, वो भी यूज़ कर लेते थे। बैकलॉग तो मैं कम से कम चाहता था, इसलिए मैं ट्यूशन ज़्यादा अटेंड करता था अच्छे से। बट अगर रह भी जाता था कभी कि कुछ हो गया प्रॉब्लम या ऐसा, तो मैं यूट्यूब बोल रहा हूँ ना, यूट्यूब पे बहुत इजीली मिल जाते हैं आप लोग को पूरे मटेरियल। आप एक टॉपिक डालेंगे उस पर लाइक 100 वीडियोस मिल जाएंगे आप, तो उसके थ्रू पकड़ कर लेते थे जैसा ना कैसा। नीट से पहले हमने मतलब वो रियर 2 इयर्स अराउंड तो होते थे टेस्ट, हर मंथ में एक बार वो सुपर टेस्ट। बट अगर उसको हटा दिए कि नीट जब सिलेबस हो गया था कंप्लीट, तो उसके बाद टू टू वीक्स पहले मतलब सिलेबस हमारा कंप्लीट हो गया था नीट के एग्ज़ाम से, तो 2 वीक्स में हर दिन हम वो 720 मार्क्स का टेस्ट देते थे जाके। तो 14 वो टेस्ट थे एकदम, जो हर दिन जाके देना पड़ता था। और उससे पहले तो हर महीने चलते रहते थे टेस्ट, और छोटे छोटे टेस्ट सरप्राइज, और हर वीक में कभी कभार छोटे 300 मार्क्स के या बायो के या सिर्फ केमिस्ट्री के या सिर्फ फिजिक्स के वैसे भी टेस्ट होते थे, तो वो भी देते थे। टेस्ट ज़्यादा देना आप लोग को सही रहता, क्योंकि वो आपको वो माहौल में ला लेता कि भाई आपको जब कुछ नहीं समझ में आएगा, जब कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, तो आप कैसा उसको टैकल करना, तो वो टेस्ट देना ज़रूरी रहता उसके, तो वो देते थे ज़्यादा ज़्यादा। शॉर्ट नोट्स एक हम वो ले लेते थे, एक बड़ी 400 पेजेस की बुक मिलती थी 20-30 में, वो इतने अच्छे नहीं रहते थे, बट उस पर जो भी पढ़ाते थे सर, तो उसको शॉर्ट फॉर्म्स में लिख के उसके डायग्राम्स बना देते आजू। जैसे कि अब एनाटॉमी का है ह्यूमन बॉडी, अब उसके अंदर के सबके ऑर्गन्स कहाँ हैं, तो वो हम पूरा बनाते नहीं बैठते थे या लिखते, बस वो ह्यूमन बॉडी बना लेते थे एक आउट फिगर, और हर जगह पे उसका वो लिख देते थे छोटा छोटा इनिशियल्स कि भाई ये हार्ट है, इसका साइज़ क्या है, इसका लेंथ क्या है, छोटा छोटा आजू बाजू लिख देते। वो एक बार आप अगर वो उसका क्या अच्छा रहता कि आपको हर चीज़ याद ना हो, बट आप एक बार अगर उसको देख लिए तो आपको दिमाग में छप जाती वो चीज़, तो आप वो बाद में याद भी कर सकते कि इसका कुछ तो भी लिखा हुआ था, इधर कुछ तो भी लिखा हुआ था वैसा। वो तो आपको मेमोराइज ही करना, लाइक उसकी कोई मैं ट्रिक नहीं बोल सकता, बट एक है क्या बोले, हाँ ट्रिक्स मतलब एक था हमारा कि क्या बोलते, एक कोई भी अगर बड़ा नाम लिखा हुआ है तो उसको छोटे छोटे लेटर्स में डिवाइड कर देना। न्यूमेनिक्स, यस न्यूमेनिक्स वर्ड, हाँ न्यूमेनिक्स याद करते थे अलग अलग। अब एक चैप्टर था बायो में हमारे को कि
इट्स मोस्टली बेस्ड ऑन मिनरल्स ऑफ प्लांट्स। तो उसमें डिजीजेस होते थे प्लांट्स में, तो वो कौन से डिफिशियंसी होते थे, अब हमारे को याद नहीं रहता था। तो मैं एक एग्जांपल दूंगा, तो हमने याद करे थे मॉन्स्टर काका डजंट वांट ह्यूमन ग्रोथ। अब मॉन्स्टर काका मतलब मॉन्स्टर MO मॉलिब्डेनम, काका काका KA मीन्स कैल्शियम, CA काका नेवर एन नाइट्रोजन, वैसा करते हुए याद करते। तो उसकी वजह से वो न्यूमेनिक्स आपको थोड़े बेवकूफ़ लगेंगे, खुद के बनाओ न्यूमेनिक्स, वो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेंगे। आप दूसरों के सुनेंगे, आप वो शायद वो लोग जो वर्ड्स फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं आप नहीं करते होंगे अपनी लाइफ में, बट आप जो यूज़ करते हो वो आपको आराम से याद रहेंगे बाद में, तो वो थोड़े रहते थे। मैंने तो साइंस लिया भाई, बट बेस्ट सबसे ज़्यादा अगर बोलेंगे जिसमें अपॉर्चुनिटी है कि आप आगे बढ़ के कर लेंगे कुछ ना कुछ, वो साइंस है। कॉमर्स कर लेते, BCom कर लेते, पर मैं बोलूँगा अगर मतलब अगर आप ज़्यादा वास्ट और इजीली जिससे कोई जॉब मिल जाए वो साइंस है। इंजीनियरिंग है, डॉक्टर है, उसमें बहुत फील्ड्स है, फार्मेसी ये वो, कहीं ना कहीं आपको जॉब मिल जाती है। इट्स इजी वे, थोड़ा इसलिए सब्जेक्ट्स हार्ड है, बट वो उसके थ्रू जॉब्स मिलना इजी पड़ जाता है। अब आर्ट्स और कॉमर्स में प्रॉब्लम ये हो जाता, कॉमर्स है तब ज़्यादातर लोग अब BCom MCVC ये वो सब करते, वो कर लिए तो उनको अब थोड़े एक नॉन कन्वेंशनल चीज़ों में जाना पड़ता है, जैसे स्टॉक मार्केट ये वो चीज़, या खुद ब्रोकरेज ये वो ऐसा। बट अगर गए तो CA भी कर सकते हो, वो तो लाइक वो 3 स्ट्रीम का सबसे बड़ा बोलूँगा मैं, CA। लाइक आप लिटरली कोई भी बड़े से बड़ी कंपनी का CEO बन जाएंगे, वो CA वो कॉमर्स में आता हो तो वो, लेकिन वो उतना ही हार्ड रहता और उतना ही अलग रहता। तो साइंस में बोलूँगा ईजी है कि जॉब मिल जाए, आगे कोई करियर बन जाए आपके लोग का, बट हार्ड उसके सब्जेक्ट्स है। और कॉमर्स तो उसमें फिर एक ही आप अप्रोच कर सकते हो, वो है CA टाइप, तो वो आपको हार्ड हो जाएगा क्योंकि उसमें इतना कंपटीशन रहता है। और आर्ट्स में तो मेरा इतना कुछ है नहीं नॉलेज उसके बारे में। वही UPSC MPSC। अगर UPSC और MPSC में अगर रहता था एक इंटरेस्ट तो भी मैं साइंस ही चूज़ करता था, क्योंकि मैंने देखा हुआ है बहुत सारे लोग को कि जो UPSC MPSC जो लेते और एक्चुअल में आगे बढ़ते उसमें, तो वो बहुत सारे इंजीनियर्स रहते, वो IIT या NIT से पास आउट रहते हो, बहुत उसमें उनको उनका दिमाग वो आगे बढ़ जाता। अब क्योंकि अब इधर आप अगर साइंस में करना तो आपको एक वो दिमाग बैठ जाता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग आपके इजी बन जाती है। और वो UPSC MPSC में वही होता है, आपको जो पॉलिटिकल कोई या सोशल एक आपको पोजीशन मिलती है तो उसमें वही रहता है कि आपको प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करना है, वो नहीं रहेगा कि मैथ्स के कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है, बट सोशल प्रॉब्लम्स आप कैसे सॉल्व कर सकते हो वो ईजी बन जाता, वो थिंकिंग वो लॉजिक आप में आ जाती। वो इसलिए भी मैं इंजीनियरिंग को ही लेता हूँ या मतलब साइंस को स्ट्रीम। नहीं एक्सेप्शन, हाँ हम बहुत वो मजाक बनाते थे केमिस्ट्री का, क्योंकि फिजिक्स जितना लॉजिक बेस्ड और प्रिसाइज है उतना ही केमिस्ट्री उतना ही अनप्रिसाइज और ऑल रैंडम है, कि आप कुछ भी बोलो उसका अलग ही शायद निकलेगा। अब जैसे हमारे सर बोलते थे कि भाई हमने बॉल ऊपर से नीचे फेंका, बॉल नीचे गिर गया, ज़मीन पे लग गया, तो मतलब फिजिक्स है। अगर बॉल नीचे गिरते गिरते गायब हो गया तो मतलब केमिस्ट्री है। समझता नहीं है क्या होगा बोलते, तो वो उन्हें बोलते थे कि केमिस्ट्री बहुत रैंडम है, मिस्टीरियस है, वो आपको एक ही चीज़ कर सकते हैं आप, जितना आपको सिलेबस दिया हुआ है, जितना आपको टॉपिक्स है वो ही पढ़ो, उससे आगे चल जाएंगे, उससे डीप में चल जाएंगे तो आप उसमें एकदम क्या बोलते कॉन्फिडेंस लूज कर देंगे आप। जितना है उतना पढ़ो। हमारे को भी ऐसे था। अब हमारे सर थे एक, वो हमारे को JEE एडवांस का केमिस्ट्री पढ़ाते थे। वो हमको देख के हमारे सर ख़राब हो जाता था क्योंकि समझ में नहीं आता था क्या है बोल के। बट जब हमने बोले कि नहीं भाई ये तो उन्हें बहुत आगे पढ़ा रहे, अपन सिर्फ NCERT को देखेंगे, वो देखते थे तो उसमें था वो, बट छोटे फॉर्म में, कंसाइज फॉर्म में उतना ही था, तो वही पढ़ते थे। तो वो केमिस्ट्री का भी ऐसा कुछ ट्रिक नहीं है, बट आपको याद करना पड़ेगा वो एक्सेप्शंस, वो भी न्यूमोनिक से कर सकते।
और बस यही ट्रिक्स है, आपको ऑनलाइन यूट्यूब पे मिलते हैं। और नोट्स रखना पड़ेंगे आपको, रट्टा तो मारना थोड़ा बहुत मेमोराइज तो करना पड़ेगा रट्टा वो, क्योंकि वो चीज़ अब नीट जो रहता है वो इट्स MCQ कि आप आगे उसमें कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं लिख सकते, बस एक ऑप्शन है आप सही करो या तो गलत होगा, उसके बीच में कोई नहीं है कि शायद थोड़ा सा सही थोड़ा सा गलत। तो वो आपको प्रिसाइज मालूम करने के लिए मेमोराइज करना ही पड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे। एक्सेप्शंस मेमोराइज करना पड़ेंगे, एलिमेंट्स मेमोराइज करना पड़ेंगे, पूरे उनके प्रॉपर्टीज़ मेमोराइज करना पड़ेंगे, नाम मेमोराइज करना पड़ेंगे, वो आपका ही काम। फिर आप भूल जाओ बाद में जाके, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, फिजिकल केमिस्ट्री तो बहुत हार्ड है, बट आउट ऑफ द 3 अगर आप पढ़ने वाले हैं तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री ही ईजी लगेंगे, बिकॉज इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक इज इलॉजिकल मोस्ट, लाइक उसमें थोड़ा लॉजिक हट जाता है, उसमें एक्सेप्शंस आना स्टार्ट हो। बट फिजिकल केमिस्ट्री फिजिक्स के जैसे वो प्रिसाइज है, कंसाइज है, वो उतना है, उतने फॉर्मूले उस पर ही क्वेश्चन आएंगा, उससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा नहीं जाएंगे, तो वो ईजी है। बट फॉर्मूलेस तो ज़्यादा है, तो वो तो आपको एक हमारे को सर ने बोले थे कि 2 फिजिक्स और केमिस्ट्री की बुक बना लो, उसमें फॉर्मूलाज लिखते जाओ, और वो हर दिन वो फार्मूलाज एक बार रिवाइज करते जाना, देखते जाना कि किस पे क्या क्या फार्मूलाज, तो वो आपको अपने आप वो जब फार्मूलाज याद हो जाएंगे, तो आपको जब क्वेश्चंस रहेंगे सामने, तो अगर आपको क्वेश्चन समझा भी नहीं, बस आपको थोड़े थोड़े उसमें वर्ड्स और ये उसमें सिंबल्स समझ गए, तो आप वो फार्मूला आपको याद आ जाएगा कि अरे ये फार्मूले में ये फिट हो रहा, तो वो भी आप लगा लिया तो आपके आंसर्स आ जाते। फार्मूला याद करना पड़ेगा। नहीं नहीं, 10th में तो मैं बोला ना 2021 हमारा कोविड में गया था, पूरा लॉकडाउन बैच था, हमारे को घर पे से बैठ के ही वीडियो कॉल्स जूम पे या जो भी वो टीम माइक्रोसॉफ्ट उस पे था, तो ज़्यादातर बच्चे तो अटेंड नहीं करते थे कि मतलब ऑन मतलब प्रेजेंट ही लगा दी, लॉगिन कर लिए, ग्रुप में घुस गए और फ़ोन बंद करके रख देते, वैसे हमने भी करे थे, तो वो इतना कुछ नहीं था। और उसके मतलब हमारे जब पेपर्स था उसके 3-4 महीने ही हमारे मैम सर्स ने टीचर्स ने बोल दिए थे कि इस साल का कैंसिल होने वाला है पेपर्स, तो हमारा वो भी टेंशन हट गया था, तो हम पढ़ाई से दूर हो गए थे उसमें। नहीं, आप लोग को तो पढ़ना है, तो वो हम वो 10th में नहीं, पर 12th का मैं थोड़ा बहुत बोल सकता, जैसे कि क्वेश्चन क्या बोले था आपने, पढ़ाई करते रहते, हाँ 12th में करते बैठता, तो वो तो आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको अच्छा कुछ करियर लेना है, तो आगे हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। ये क्या सोच के आपने क्वेश्चन किया, आपके दिमाग में क्या था? मेरा तो होम सेंटर था, आज़ाद कॉलेज का ही होम सेंटर था, तो वो थोड़ा इजी हो गया था। बट हाँ, टीचर्स हेल्पिंग रहते कि थोड़ा बहुत अगर तुम इधर उधर पूछ लिए तो रहने देते, बट अगर तुम ज़्यादा करने लगे और वो, और आजकल तो ये पिछले साल के ये साल के बोर्ड से ही बहुत स्ट्रिक्ट हो गया, वो कैमरास लगा रहे, वो जैमर्स लगा दे रहे पूरे क्लासेस में कि फ़ोन्स नहीं लेके जा पाना, फ़ोन्स लाए तो तुम्हारा नेटवर्क कवरेज के बाहर चल जाना वो फ़ोन, तो वो प्रॉब्लम हो रहा है। और साथ साथ वो जो क्या बोलते हैं, जो बोर्ड के जो लोग रहते ऑफिसर्स, वो राउंड्स मारते आपके कॉलेज में हर हर दिन आके, आपके जब एग्ज़ाम्स रहते उस दिन आके मारते कि, और आपको फिज़िकल चेकिंग करते कि आपके पास है क्या नहीं है, तो उससे पहले अगर थोड़ी बहुत कर लिया तो क्या मालूम, बट उसके बाद तो नहीं कर सकते। हाँ हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं मतलब कैसा बोलना, अब सच बोलना है क्या, थोड़ी अब आगे पीछे बैठे रहते लोग, वो लोग अब पूछते आपसे, आप अगर नहीं बताए तो वो लोग को गुस्सा आ जाता, तो बताना पड़ता, वो उनको अगर अच्छा रिलेशन रखना है तो बताना पड़ता। और कभी अगर आप बोल रहे कि मैंने पूछा, तो मेरा यही डर था कि कब मैं चिट्ठी लूंगा हाथ में और ऑफिसर बाजू से आएगा, क्योंकि वही प्रॉब्लम रहता था पूरे टाइम। वो लोग बोलते थे कि कुछ भी नहीं बोल सकते, बोले कभी भी आ सकता बोले, और वो नीचे से आएंगे, और हमारा था भी टॉप फ्लोर पे कॉलेज, हमारा क्लास, तो हमारे को मालूम भी नहीं पड़ता था अगर कोई आया बोल के, और हमारी एक अकेली क्लास थी पूरे फ्लोर पे,
तो कैसा अगर बाजू क्लास में पहले चले गया, हमारे को मालूम पड़ गया अरे भाई आ गया निकाल दो, हमारी अकेली क्लास थी ऊपर के फ्लोर, तो वो डर भी रहता था हमारे को, तो उससे नहीं करते, पर दूसरों की मदद ये वो तो चलते रहता, वो थोड़ा बहुत करना पड़ता, नहीं करे तो आपको वो लोग निकाल देते ग्रुप में से, तो थोड़ी बहुत करना पड़ता। नहीं देखो देखो चीटिंग करके भी तुम पास नहीं होंगे, कितनी भी कर लो चीटिंग पास नहीं होंगे, तुम्हारे को मालूम तो रहना ही चाहिए कुछ ना कुछ। हमारे हम सोच रहे थे भाई ये साल का इजी जाएगा, लॉकडाउन के बाद ही हुआ हमारा, अब ये भी पेपर लॉकडाउन के बाद ही हुआ, ऐसे समझो कि 2022 का भी थोड़ा वैसा लॉकडाउन में ही गया था थोड़ा थोड़ा। अब हमारा था कि लॉकडाउन के बाद ही गया, इजी ही जाएगा, होम सेंटर है हमारा, आराम से ही जाएगा, पर हमारे पास से इतने सारे बच्चे फेल हुए, इतने सारे बच्चे नीट देने के बाद भी जो ग्रुपिंग मार्क्स रहते जो 160 या 150 जो आपको स्कोर करना पड़ता पीसीबी में, तो उसमें नहीं हुआ। अब मालूम करने वो बच्चे जो है नीट दे के क्वालिफाई नीट कर लिए, बट इसमें ग्रुपिंग नहीं हुआ, तो वो प्रॉब्लम हो गया। तो आपको ऐसा चीटिंग पे तो नहीं रह सकते आप, क्योंकि क्या मालूम आप तुम बोले भाई कि इसको बताओ बोल के, उसका दिमाग ख़राब हो गया कि नहीं बताता बोल के, ग्रुप से भी निकाल दे, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, क्या कर लेते, क्योंकि बाद में तो तुम्हारे को फिर सप्लीमेंट्री देना पड़ेंगे, और सप्लीमेंट्री में भी ऐसा रहता कि अब ऐसा सब बोलते कि सप्लीमेंट्री दे दो ईजी में जाता। हमारे बहुत सारे कोलीग्स का ऐसा हुआ कि जिसने इतने ये बोर्ड्स दिए कम मार्क्स आए, तो फिर से सप्लीमेंट्री दिए और कम आ गए मार्क्स, वही प्रॉब्लम होता, सप्लीमेंट्री और हार्ड कर दे, क्योंकि वो लोग का वो हो जाता, फ्रस्ट्रेट हो जाते कि अभी एक बार फिर एक और बार, तो फ्रस्ट्रेट होकर और स्ट्रिक्ट कर लेते और हार्ड पेपर बना देते, तो वो ऐसा है। तो चीटिंग पे आप निर्भर नहीं रह सकते पूरा। अगर पासिंग आपको आता कि भाई पास कर लेंगे, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे मेरे, फिर थोड़ी बहुत कर लिए, किसी को हेल्प या खुद की हेल्प करा लिए तो समझ में आता, पर आप उस पर जा रहे कि भाई मेरे को तो आता ही नहीं कुछ भी, पर मैं चीटिंग से कर लूँगा, नहीं होता, किसका भी नहीं होता। हम मेरे साथ भी सेम हुआ, हम थे क्लास में, मेरे आगे बच्चा बैठा, उन्हें मांग रहा, अब मेरा पेपर यहाँ पे, मेरा मैथ्स का ख़त्म नहीं हो रहा, उसको बताने मैंने बोल दिया कि भाई मैं नहीं बता रहा, तो कुछ भी कर ले मेरे साथ, तो बाद में मिलके नहीं हुआ उसका पेपर, उस मैथ्स में फेल हो गया, पर बाद में बोले कि बताया नहीं तुम, ऐसा वैसा, तो बोला कि नहीं बताऊंगा, कि तुम कब तक मेरे से मतलब मैं मेरा करूँ या तुम्हारी हेल्प करते बैठूँ, वैसा भी रहता चीटिंग। तो आप 100% श्योर नहीं रह सकते चीटिंग काम करेंगे बोल के, बहुत बहुत रिस्क वाला गेम रहता। पर वो हाँ, अगर मुस्लिम है आप, इस्लामिक है, तो आपको खुद मालूम पड़ जाना चाहिए, तो हराम है। कोई ना देखो, टीचर ने देखो, सामने वाले अल्लाह तो देख रहा ना एट द एंड ऑफ द डे, तो वो बहुत आ जाता दिमाग में। नहीं हेल्प करते वो तो वो आधा झूठ आधा सच बोलते, वो तो और ख़राब हो जाता कि तुम्हारे को मालूम भाई मैं गलत चीज़ कर रहा, मेरे को, और मैं उसको समझा रहा भी, पर मैं दूसरे को ऐसा बता रहा कि मैं तो अच्छी चीज़ कर रहा, उसकी हेल्प कर रहा, पर हेल्प क्या कर रहे तुम अभी उसको पास करा देंगे, ये वो कर देंगे, बाद में जाके उसका ही नुकसान होने वाला है, तो वो भी प्रॉब्लम है तुम्हारे लिए। बहुत 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 शुक्रिया मुस्तफ़ा। तो ये जो मुस्तफ़ा थे, अभी इन्होंने क्रैक किया था एग्ज़ाम एमबीबीएस का, तो मैं भी इमरान को तो अब ओके ठीक है, इमरान गया तक मैं कहूँ बेसिकली इसकी, मैं अभी आप तो सब वाकिफ़ हो गए मुझसे, मैं शकील सर हूँ जो वाकिफ़ नहीं है। बेसिकली मैं 10 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, अपने मोहल्ले के बच्चों को, उस्मानपुरे के, ठीक है। मैंने ये नोट किया यहाँ पे बच्चों का कि जो बच्चों का बेस है बेसिकली बहुत वीक है। हम लोग को 10th में आने के बाद उनको पढ़ाना लिखाना पड़ रहा है, उनकी राइटिंग स्किल, उनको इमले भी लिखना नहीं आता है, मतलब तो ये बहुत मेहनत करना पड़ रहा है हम लोग को। तो बेसिकली कैसा होता है कि अगर मतलब मैं ये चाहूँगा कि अगर आप कुछ सोचते हैं कि बच्चों को कुछ बनाना है एमबीबीएस या इंजीनियरिंग, तो मैं चाहूँगा कि आप ये स्कूल जो है मतलब उनको आप बचपन से मतलब फोकस कीजिए कि बच्चे कर क्या रहे हैं। पर होता है ऐसा कि 10 साल निकल जाते हैं और जब आते बच्चे तो कुछ नहीं आता उनको, नाम तक पढ़ना तक नहीं आता उनको। तो अभी जो मुस्तफ़ा ने आपको दिए गाइडेंस क्या करना है नीट के बारे में, जो आगे की बात है, लेकिन ये सोचो आप कि जब ये 10 में था और अभी भी आप 10 में, तो इसका जो लेवल था वो आपसे काफ़ी हाई होगा, क्योंकि इसने जो तालीम हासिल की, जो इंग्लिश सीबीएसई लेवल का था वो, फिर क्योंकि बेसिकली क्या होता है आप देखो, एक बेसिकली नीट जो होता है ना एनसीईआरटी बेस्ड होता है। क्या होता है वो
NCERT बेस्ड। और अभी आप जो पढ़ रहे हो स्टेट बोर्ड है, तो स्टेट बोर्ड को जब NCERT पढ़ता है वो, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। इनका ऑलरेडी CBSE था, तो वो मैचअप हो जाता है। तो आगे चल के आपको अगर नीट करना है तो मैं ये राय दूंगा कि आप अभी भी देखो NCERT में क्या चल रहा। वो एक एक्स्ट्रा सिलेबस हो गया, लेकिन आप उस पर फोकस करना है, तब जाके नीट क्रैक होता है। वो एक बोलना था मेरे को। और सेकेंड थिंग, जो बच्चे आ रहे, हाँ, पेरेंट्स के लिए, कि मेरा मकसद ये था आपको बुलाने के लिए, मदर को, कि आप बच्चों के करीब होते हो बनिस्बत फादर के। तो जब क्लास ख़त्म हो जाती है ना, तो आप देखो उनको कर क्या रहे हो क्लास में, कितना पढ़ रहे हो, कैसा लिख रहे हो, उनको कुछ आता कि नहीं आता। आप उनके अब यहाँ से तो चले जाते, हमारे पास 3-4 घंटे रहते बस, वो बाकी टाइम आके आपके साथ रहते हो। उनको छोड़ो मत आप बाहर, कि अब क्लास होगी 9 के बाद बच्चे बाहर घूम रहे, 11 बजे घर पे आ रहे, ऐसा मत करो। एक कीमती वक्त है। और ये 10वीं का साल जो है हमारा, ये टर्निंग पॉइंट है, जो कि 150 दिन रह गए हमारे पास, 10वीं साल ख़त्म होने वाला है अभी, तो 150 डेज रह गए। ये टर्निंग पॉइंट आपके लिए, तो आपको इसी में ही सोचना है कि बच्चे को क्या करना है। और आपको ये 10 में ही फैसला करना होगा कि बच्चे को क्या, कहाँ ले आना है, डॉक्टर बनाना है, मेडिकल, कलेक्टर, IPS और UPSC क्या करना है, मतलब ये आपको सोचना होगा। ठीक है, तो मैं एक सेकेंड इमरान को बुलाता हूँ। इमरान है क्या? हाँ मैम, आप आइए 2 मिनट के लिए। तबस्सुम मैम आइए, कुछ बताइए, मतलब गाइडेंस। ये तबस्सुम मैम है, हमारे यहाँ साइंस पढ़ाते हैं, मतलब। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि अल्लाह ताला ने जो है हम लोग को किस लिए पैदा किए, किसी ना किसी मकसद के लिए पैदा किए, राइट। मतलब कुछ ना कुछ मकसद होगा अल्लाह ताला का जो हमसे करवा के लेना है, इसीलिए हमको जो है इस दुनिया में जो है हमको हमारी बर्थ हुई, पैदा किए। ठीक है, तो अब जो है जब हम दुनिया में आ चुके हैं और वहाँ पर जो है जैसे हमको अल्लाह ताला ने जो है माँ बाप दिए हैं, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। जो है हमारे पेरेंट्स जो है हमारी इतनी क़द्र करते हैं, प्लस जो है हमारे लिए वो सारी चीज़ें करते हैं जिनकी हमारी ज़रूरतें होती है। जैसे आपको जो है अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छे कपड़े देते हैं, अच्छा खाना चाहिए, अच्छा खाना देते हैं। वो सारी चीज़ें करते हैं जो आपकी नीड होती है, राइट। तो अब जो है हमारी इम्पोर्टेंस नीड क्या है दुनिया में, जैसे हम हैं और हम जो इस दुनिया में रह रहे और अच्छे से रहना चाहते हैं, समझो, तो आपको क्या करना चाहिए। तो अच्छे से रहने के लिए हमको जो है सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे इंसान है और दुनिया में है और उसको जो अच्छी एक ज़िंदगी गुजारना है, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि वो इस दुनिया में रहते हुए क्या क्या और अच्छा कर सकता है। ठीक है, जैसे कि लाइफ तो सबकी होती है, इंसानों की भी है, जानवरों की भी है, और हम बोल सकते कि प्लांट की भी है। नबातात होते हैं, जो प्लांट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं, बट उनकी भी ज़िंदगी है या नहीं। लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर हम बोलते हैं तो उसमें आते हैं, प्लांट भी आते हैं, है ना, माइक्रोब्स भी आते हैं, इंसान भी आते हैं और नबातात भी आते हैं, है ना, हैवानात भी आते हैं। बट उनकी लाइफ में और हमारी लाइफ में क्या फ़र्क है, क्या फ़र्क नज़र आता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे पास ब्रेन है, दिमाग है ना, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हम उसका इस्तेमाल सही तरीक़े से करें तो हम लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम जो है जिस मकसद के लिए दुनिया में है, वो तो मकसद अल्लाह ताला हमसे करवा के लेंगे ही। उसके साथ साथ जो है हम जिनके ज़रिए दुनिया में हैं, पहले तो अल्लाह ताला है, दूसरा हमारे पेरेंट्स है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उनकी हमारे लिए जो है कुछ ख्वाहिशात होती है कि वो चाहते कि हम किस तरह से अपने आप को बनाएं, है ना। पेरेंट्स चाहेंगे कि आप कैसे भी रहे, ज़िंदगी कैसे भी गुजारें, नहीं, हमेशा वो चाहेंगे कि आपकी लाइफ बेटर टू बेटर हो, यानी बहुत अच्छी ज़िंदगी आप गुजारें और बहुत अच्छे से कुछ ना कुछ करें अपनी लाइफ में, राइट या नहीं। तो अब सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपने जो है अपने 9 ईयर जो है ऐसे ही कंप्लीट कर लिए, जिसमें आपको कुछ पता नहीं था, कोई गाइडेंस नहीं मिली, कोई सारी चीज़ें जो है ऐसी ही चली गई। ठीक है, अब आपके पास 10th में आप आ चुके हैं, जहाँ पर आपकी अभी जो है बोर्ड एग्ज़ाम भी है, बट अभी थोड़ा टाइम है। ऐसे समझ लीजिए कि आपको एक मौका मिला है जहाँ पर आपको और अच्छी चीज़ें करने के लिए जो है आपको सीखने के लिए मिल रही है, राइट या नहीं, कि अभी आपके पास टाइम है। आपको जो है मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका एक एम, मकसद। जैसे अल्लाह ताला ने कुछ मकसद से हमको भेजे, वैसे जब हम दुनिया में हैं तो हमारे पेरेंट्स का एक मकसद है कि हम कुछ करें। अब हम करना चाह रहे कोई चीज़, तो उसके लिए सबसे पहले आपको एम बनाना ज़रूरी है। जब आपको कुछ करना है तो उसके लिए एक मकसद बनाइए। अपनी लाइफ को जीने का एक मकसद होना चाहिए, तो ही इंसान आगे दुनिया में बढ़ेगा। अदरवाइज़
जैसे जानवरों का कोई मकसद नहीं होता है कि एनिमल्स का कोई मकसद, वो चाह रहे कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, टीचर बने, लॉयर बने, ऐसे चाह रहे क्या वो? नहीं। यानी कौन चाहते हैं वो? सिर्फ इंसान। हमको चाहिए कि हम जो है अपने आप को और अच्छा करने के लिए क्या कर सके। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने आप को जो है हम क्या है और हम क्या कर सकते। तो पहले आप आपके पेरेंट्स के साथ बैठिए, अपने अंदर की काबिलियतें उनके सामने रखिए। पेरेंट्स की भी कुछ चीज़ें होती है, वो चाह रहे कि जैसे कि मैम का मकसद नहीं था कि उन्होंने डॉक्टर बने, बट उन्होंने मेहनत की तो बराबर उन्होंने अभी MBBS के लिए जा रहे हैं, है ना। तो वैसे ही आप अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा बातचीत कीजिए कि वो क्या चाहते हैं और आप क्या चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद अपना एक एम बनाइए, क्योंकि लाइफ का अगर एम होता है तो उसको हासिल करने के लिए इंसान हर चीज़ करता है, ठीक है। तो एम आपका सबसे पहले टारगेट बनाना चाहिए कि आपको क्या करना है, और उसका सबसे इम्पॉर्टेंट यानी फर्स्ट स्टेप, जैसे कि आप सीढ़ियाँ चढ़ते हो तो पहली जो सीढ़ी होती है ना, तो वो पहली सीढ़ी आपकी 10th है। समझ में आ रहा है? अगर आपने उस सीढ़ी को जो है क्रॉस कर दिया तो आगे की सीढ़ियाँ आपको आसान जाएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो आपको उस जो भी एम आपका रहेगा, मे भी आपका हो सकता है आप इंजीनियरिंग करें, आप लॉयर बने, आप टीचर बने, डॉक्टर बने, तो आप उस एम को हासिल करने के लिए सबसे पहले पहली जो सीढ़ी है उसके लिए आप क्या कर सकते हो। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका गोल, यानी आपने इतना परसेंटेज हमको चाहिए 10th में। देखिए हमारा जो दिमाग होता है ना, वो सारी चीज़ें सुनता है। जैसे हमारे पेरेंट्स हमारी सारी चीज़ें सुनते हैं ना, हमारी हर एक चीज़ की नीड की जो है फुलफिल जो होता है वो पेरेंट्स के ज़रिए ही होती है ना। आपको अगर कोई चीज़ चाहिए तो आप पेरेंट्स को ही बोलते हैं ना। अभी आप जॉब करते हो क्या? नहीं करते हो, आप पेरेंट्स को बोलते हो। तो वैसे ही जो है आप सबसे पहले क्या कीजिए, अपना एम टारगेट बनाइए, और उस टारगेट को हासिल करने के लिए आपको क्या करना है, तो आपको सबसे पहले एक टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा, ठीक है। टाइम टेबल सेट करना मतलब आप कैसे अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। प्रिपरेशन के लिए जो है टाइमिंग, जैसे मुस्तफ़ा ने बताया कि उनकी जो टाइमिंग होती थी वो जो भी सब्जेक्ट मतलब उनको अच्छा लगता था वो स्टडी करते थे, या फिर जो है उनके टाइमिंग के हिसाब से जो है डेली वो 3 सब्जेक्ट भी पढ़ते थे, कभी वो डेली 1 सब्जेक्ट पढ़ते थे, है ना। बट आप क्या कीजिए, उनका टाइम टेबल बिकॉज वो उनके हिसाब से था, ठीक है, बट वो आप पे अप्लाई हो ये ज़रूरी है क्या? नहीं है। और हम अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उसको पूरी वो बोलते हैं ना जद्दोजहद से करना चाहिए। तो उस हिसाब से आपको क्या करना है कि डेली अपना प्रिपरेशन के हिसाब से एक टाइम टेबल सेट करना है, जिसमें मॉर्निंग में जो है अर्ली मॉर्निंग, जैसे हमको सुबह में उठना बिल्कुल पसंद नहीं होता है, मम्मी उठाए तो हमारा दिल नहीं बोलता है कि हम उठे और स्टडी करें। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट मॉर्निंग में जल्दी उठकर आपको जो है जो हार्ड सब्जेक्ट रहेंगे वो पहले पढ़ना है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है इवनिंग में कितना टाइम मिलता है आपको वो भी देखना है, क्योंकि इतना शेड्यूल फास्ट होता है हमारा कि फ़ौरन जो है 24 आवर्स कहाँ जा रहे समझ में नहीं आ रहा है ना, टाइमिंग इतना फास्ट जा रहा है। तो वो हिसाब से आप क्या कीजिए, अपना जो है टाइम टेबल सेट कीजिए, उसके हिसाब से प्रिपरेशन कीजिए। प्लस जो है जो डेली रूटीन में आपका जो है सब्जेक्ट जो स्टडी किए जा रहे हैं, स्कूल में पढ़िए या फिर ट्यूशन में जो भी पढ़ाया जा रहा है, तो वो सारी चीज़ों को घर पे आके रिवाइज़ कीजिए और अपने सेल्फ नोट्स बनाइए। जैसे कि एक नोटबुक पहले भी सेम जैसे नोटबुक रफ एक नोटबुक मिलती थी 400 पेजेस की, सेम वैसे ही हम लोग भी लाके जो है पूरे जो है शॉर्ट्स नोट्स बनाते थे। प्लस जो है डायग्राम जो ईजी वे में कैसे लर्न कर सकते, लॉजिक रखना चाहिए हर चीज़ का। मतलब आप जो है कोई आंसर लर्न भी कर रहे हैं तो उसको अप्लाई कीजिए अपने ऊपर, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड जो चीज़ें होती है वो ज़्यादा टाइम तक याद रहती है। जो चीज़ आप कर रहे हो, जैसे कि आपको जो है बायोलॉजी का एक सिंपल सा है कि आप उसको जो है डेली रूटीन के हिसाब से लर्न कर सकते हैं, है ना। तो वैसे आप क्या करेंगे कि डेली रूटीन में क्या क्या आप चीज़ें करते हो वो हिसाब से अप्लीकेबल जो है आप याद रखिए। और कुछ चीज़ें जैसे केमिकल बेस है तो केमिकल तो डेली नहीं करते, बट आप जो है जैसे केमिकल वाला पार्ट रहा तो वो भी जो है आप याद करने की कोशिश करना। ऐसा नहीं कि रटिफिकेशन कर लिए, रट लिए, आज रटे कल भूल गए। होता है कि फर्स्ट लाइन ही भूल जाते है ना, मतलब आपने पूरा रटकर क्वेश्चन का आंसर लर्न कर लिए, बट जब आप पेपर लिखते हो तो पहला अगर वर्ड भूल गए तो पूरा आंसर आप भूल जाते हो। तो ये सारी चीज़ें नहीं करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो उसके लिए जो है आपको मेहनत तो करना पड़ेगी। विदाउट हार्ड वर्क यानी आप मेहनत नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। यानी कि आप सोचिए आपकी बैच में अगर आज 20 बच्चे हैं तो क्या वो 20 आगे जॉब करेंगे, क्या वो अपना करियर बनाएंगे? सेम जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे साथ जितने थे 20 बच्चे थे फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो उतने 20 उतने जॉब कर रहे हैं क्या? नहीं करते।
क्यों नहीं करते, क्यों वो लोग रुक गए पीछे और क्यों हम लोग आगे बढ़ गए आज? उस पर ध्यान दीजिए, वो सोचिए कि जिसने हार्ड वर्क किया, जिसने मेहनत किया, जिसने आगे बढ़ने के लिए जद्दोजहद की है ना, वो सारी ख्वाहिशात को छोड़ दिया। जैसे कि हमको कहीं फंक्शन में जाना है, कल पेपर है, जाने दो, पेपर तो हम बाद में भी दे सकते, फंक्शन इम्पॉर्टेंट। आज का ये है माहौल, समझ में आ रहा है कि मतलब हम जो है इवेंट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, बट एजुकेशन की जहाँ ज़रूरत जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उसी के बारे में हम नहीं सोचते हैं। तो आज जो हमारी जो फॉर्म जो है इतनी पीछे क्यों जा रही है, तो इसी की वजह से जा रही है कि हम जो है बहुत सारी जो फजूल चीज़ें होती है उसमें ज़्यादा फोकस करते हैं, वहाँ ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। आज मोबाइल है, मोबाइल जो है हम किसी नोट्स के लिए यूज़ कीजिए, आप उसका इस्तेमाल कीजिए पढ़ाई के लिए, जैसे कि मुस्तफ़ा ने किए, यूट्यूब से बहुत सारी चीज़ें उन्होंने पढ़ी। बट हम क्या कर रहे हैं, आज रील्स देखते बैठे हैं तो पूरे 3-4 घंटे जा रहे हैं। कोई वीडियो जो है हम देखना स्टार्ट करते हैं, मूवी लगा देते हैं, तो वो पूरा 2.5 से 3 घंटा हमारा ले लेता है, क्योंकि वो बनाते ऐसे है कि आपको इंटरेस्ट डेवलप हो, है ना। थोड़ा सा आपने सीन देख लिया, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, फिर पूरा आगे आगे 2.5 घंटा 3 घंटा चला जाता है। सही है नहीं? तो हमको जो है हमारे ऊपर फोकस करना है, हमारे लाइफ का मकसद क्या है, हमारे पेरेंट्स हमसे क्या चाह रहे हैं और हमको क्या करना है। अगर देखिए साइंस का एक रूल भी है, जैसे इन्होंने पढ़ा होगा, वही जो है लोग आगे जाएंगे जो क्या करेंगे, अपने अंदर डेवलपमेंट चेंजेस लेकर आएंगे। अगर हम चेंजेस नहीं लाएंगे तो हम वहीं रुक जाएंगे, कहीं जाने वाले नहीं है। 10 साल बाद 20 साल बाद जब आपको देखा जाएगा तो आप सेम जो है, ऐसा नहीं बोल रहे हम कि आप वर्किंग नहीं रहेंगे। हाउसवाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हाउसवाइफ रहना भी, क्योंकि उनकी बहुत सारी मतलब वो जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लोग निभाते उतनी वर्किंग वूमन नहीं वो कर पाती बैलेंस, क्योंकि बहुत डिस्टर्बेंस हो जाता है ना। बट आपको जो है ये भी करना है, प्लस जो है आपको जो है अपने आप को जो है क्या रखना है, एक्टिव रखना है हर चीज़ में, हर चीज़ की नॉलेज हमको होना, हर चीज़ की। अगर आपके सामने कोई चीज़ दी गई तो उसको आप ना पूरा खोल के सारी चीज़ें जो है बता सके दूसरों को कि ये इस तरह से होती है और हम इसको जो है क्या कर सकते, हैंडल कर सकते। तो हैंडल करने वाले बनिए। ईच एंड एवरी सिचुएशन जो होती है, जो सामने आए उसको फेस कीजिए। फेस करेंगे तो आपको और ज़्यादा आगे करने का जो है हौसला मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो हमारा बस यही है। और आप जब कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो तो आप बोलते हो ना कि हमको पसंद नहीं है, बोर है ये सब्जेक्ट, हमको बिल्कुल जो है फेवरेट नहीं है ना। तो फेवरेटिज़म जो है सब्जेक्ट में मत कीजिए। हाँ, वो खाने की चीज़ों में करते हैं, करेले पसंद नहीं है, ये पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं है, इट्स ओके, बट सब्जेक्ट में मत कीजिए। और एक शॉर्ट स्टोरी अगर टाइम है अगर बोलने को, तो एक बच्चा होता है जिसके पेरेंट्स मतलब बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं, तो वो चाहते हैं कि इतना बड़ा बिजनेस सिर्फ एकलौता एक ही बेटा होता है, मैं उनको संभालने के लिए अगर फ्यूचर में दूँ तो वो कैसे करेगा, जबकि वो बच्चा 3rd में ही होता है, 3rd में ही रहता है, तीसरी में जिसको कहते हैं। और उतने से बच्चे पे अगर पूरे बिजनेस की अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए तो कैसे करेगा वो? इतना छोटा बच्चा कर पाएगा? अगर इतनी सारी प्रॉपर्टी है और एकलौता एक बच्चा है जो 3rd में है, तो पेरेंट्स चाह रहे कि जब वो नहीं रहे, कुछ हो सकता, इंसान है हम लोग, कभी भी कुछ भी हो जाए, तो वो चाहते कि वो बच्चा पूरा संभाले। अब उसको जज करने के लिए पेरेंट्स क्या करते हैं, पप्पा एक मतलब टास्क देते हैं। वो टास्क इस तरह रहता है कि उनके डैडी क्या करते हैं, थोड़ा सा आटा गेहूँ ला के जो है वो बच्चे को देते हैं थैली में। वो बच्चा जो है करीब आता है डैडी के और वो बोलते हैं कि ये गेहूँ है, आप इसको जो है लेके जाइए और इसकी कीमत दुगनी करके लेकर आइए। अब दुगनी कीमत करना मतलब एक बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात होती है ना, बट वो क्या करता है, वो गेहूँ को लेकर जाता है, क्योंकि बिजनेसमैन का बेटा जो है दिमाग भी बिजनेसमैन जैसे ही रहेगा कुछ हद तक, है ना। तो वो बच्चा क्या करता है, वो लेके जाता है चक्की में और वहाँ से पिसवा कर लेकर आता है। तो आपको पता है कि गेहूँ जब आटा पीस कर आता है तो थोड़ा वैल्यू बढ़ जाती है उसकी, है ना। तो वो लाकर डैडी को देता है और डैडी कहते हैं कि मतलब बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि वाह आपने बहुत अच्छा काम किया। फिर आप डैडी को फिर भी जो है सेटिस्फाइड नहीं होते, बिकॉज इतनी प्रॉपर्टी है और इतना बिजनेस है, वो बच्चा कैसे संभालेगा। फिर नेक्स्ट टाइम क्या करते हैं, उसी आटे को वो बच्चे को देते हैं और बोलते हैं कि इसकी कीमत और दुगनी करके लेकर आइए। अब वो बच्चा जो है सोचता है कि अब मैं इसको कैसे करूं,
क्योंकि आटे से दुगनी कीमत करना मतलब कोई ऐसी चीज़ बनानी है जिसकी कीमत क्या हो जाए और बढ़ जाए। अब वो बच्चा क्या करता है, अपने ही पड़ोस में एक जो है बेकरी होती है, वहाँ जाता है और वो बेकरी वाले उनके ही पहचान के होते हैं और बोलता है कि अंकल मुझे इसके जो है ब्रेड चाहिए बनाकर। वो लेकर जाता है और ब्रेड के लिए आटा दे देता है। अब वो जो रहते हैं मतलब अंकल जो ब्रेड बनाते हैं बेकरी में, तो वो क्या करते हैं, उसके ब्रेड्स बना के देते हैं उनको, 4-5 पैकेट्स दे देते हैं। अब वो बच्चा बोलता है कि आप क्या कीजिए, इसमें से 2 पैकेट रख लीजिए और बाकी के मुझे दे दीजिए, क्योंकि जब हम किसी से ले रहे तो किसी को देना भी पड़ेगा, अमाउंट नहीं है, बच्चा है वो, है ना। तो फिर वो क्या करते हैं, हाँ ठीक है बोलते हैं और वो बच्चे को कुछ पैकेट्स दे देते हैं, आई थिंक 4 पैकेट्स देते हैं। और वो बच्चा घर पर लाता है ब्रेड को और डैडी को बताता है, तो डैडी बोलते हैं दिखाता है तो बहुत खुश हो जाते हैं कि हाँ वाकई में इसने जो है कुछ अच्छा किया है बोलकर, और मतलब सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि हाँ ये बच्चा कुछ कर सकता है। बट फिर उनके डैडी के जो है जहन में ये चीज़ आती है कि अब इतना करने से मतलब क्या सच में ये बच्चा सर्वाइव कर पाएगा पूरी लाइफ, हम नहीं रहेंगे तो कैसा होगा इसका, है ना। उसके बाद फिर बोलते हैं कि सेम पैकेट्स लेके जाइए और इसकी कीमत और दुगनी करके लेकर आइए। मतलब जब गेहूं से आटा बना तो कीमत बढ़ गई, आटे से ब्रेड बन गई तो और कीमत बढ़ गई, है ना। और जब ब्रेड लेकर आया है वो बच्चा, तो डैडी फिर बोल रहे हैं कि इसकी कीमत और जो है इससे दुगनी करिए, जो ब्रेड की कीमत है उससे डबल करना मतलब एक बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात होती है ना। बट वो बच्चा क्या करता है, फिर जो है सोचता है कि कैसे करूँ मैं इसकी कीमत और कैसे बढ़ाऊँ। फिर उसके बाद उसके जहन में ये आता है कि वहीं के करीब में जो है एक जैसे रेस्टोरेंट होते हैं ना, जहाँ पर जो है बहुत मतलब ये बाहर का किस्सा है, जहाँ पर जो है एक रेस्टोरेंट में एक सैंडविच की कीमत 250 रुपये होती है। आज हमारे पास नहीं है, बट वो एक ऐसी कंट्री जहाँ पर 250 रुपये का एक सैंडविच होता है। और वो बच्चा क्या करता है, वो चारों पैकेट्स उठाता है और लेकर जाता है, और वहाँ पर जाने के बाद जैसे ही रेस्टोरेंट के मैनेजर देखते हैं और उस बच्चे को रोकते हैं, बोलते क्या हुआ है बेटे, तो मासूमियत देख के वो जैसे ही पूरा बोलता है कि मुझे जो है इसके 4 ही क्या चाहिए, सैंडविचेस चाहिए, जो कि एक सैंडविच कितने का है, 250 रुपये का, तो 4 के कितने हुए, 1000 रुपीज़। फिर वो बोलते हैं हाँ ठीक है, बट वो बच्चा सेम बोलता है कि आप क्या कीजिए, पूरे जो है ब्रेड्स रख दीजिए, सिर्फ 4 सैंडविच बनाकर दे दीजिए। तो अब 4 सैंडविच के लिए नियर अबाउट जो है सिर्फ डबल मतलब 8-10 ही उसको जो है ब्रेड की नीड थी, बाकी पूरे उन्होंने ले लेते हैं और उसको जो है 4 सैंडविच पूरा पैकिंग वैकिंग करके अच्छे से जो है रैप करके दे देते हैं। अब वो बच्चा क्या करता है, लेकर घर पर आता है। जैसे ही वो लेकर आता है और अपने पेरेंट्स को बताता है, पापा को स्पेशली, तो वो इतने खुश हो जाते हैं और उन्होंने जो है मतलब वो बच्चे को फिर बोलते हैं कि हाँ आज आप जो है मतलब मैं जो चाह रहा था वो आपने किए, ठीक है, मतलब उन्होंने जो टास्क दिए वो फुलफ़िल हो गया उनका, ठीक है। और फिर वो बच्चे को बोलते हैं कि 3rd स्टैंडर्ड का बच्चा, उसको कहते हैं कि कल से आप जो है कंपनी ज्वाइन कीजिए और आप मेरे साथ बिज़नेस कीजिए। तो वो बच्चा नेक्स्ट डे डैडी के साथ बिज़नेस में इन्वॉल्व होता है। तो मतलब क्या है इसका बताने का, आप जो भी कर रहे हो उसको जो है अच्छे से करने की कोशिश कीजिए। प्लस जो है जैसे कि हमको मैथ्स में एडिशन, सब्सट्रैक्शन है ना, मल्टीप्लिकेशन जो होता है, जमा, ज़रब, तकसीम, ज़रब, तो ये जो है हम समझ के ईजी लेते हैं, बट वो बच्चे को वो सारी चीज़ें कैलकुलेशन आई है ना, जमा आया, उसने कैलकुलेट किया, मल्टीप्लिकेशन किया है ना, तकसीम की, ज़रब की, वो हिसाब से उसको समझ में आया कि वैल्यू कैसे बढ़ती है। अगर हम यही चीज़ों से अगर हम सीखें और इसी को अप्लाई करें तो हम किसी भी सब्जेक्ट को उठाकर देख लो, किसी भी जो है आप साइंस की बात कर रहे हो, आप फिज़िक्स, आप कॉमर्स बोल रहे हो, आप आर्ट्स बोल रहे हो, कि मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सा है, अगर आप अप्लाई करोगे अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को बेस्ट बनाने की तो वो इंशाल्लाह बेस्ट बन जाए। तो बस कोशिश ये कीजिए कि आप अपने साइड से और कितना अच्छा कर सकते, और वही चीज़ें जो बेसिक होती है वो आपकी लाइफ बना सकती, ठीक है। तो हर चीज़ के ऊपर जो है फोकस कीजिए और अच्छे से करने की कोशिश कीजिए। जज़ाकल्लाह।